हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल चौहान। वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करने वाले। अभी पहले मोमेंटम देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ का किया था, पूरा फर्स्ट लॉ बढ़िया से किया था, एक्सपेरिमेंट कर करके मैं पूरा अच्छा से समझाया था। कोई भी अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ से देखने से पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जैसे मैं आपको बैट्समैन को देखो कि बैट्समैन बॉल को हिट करने से पहले ना बैट को पीछे लेता है, उसके बाद क्या करता है? हिट करता है। अब जो बॉलर होता है, बॉलर को बॉलिंग करने से पहले देखा बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाएगा, एकदम बाउंड्री लाइन पर पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होता है? दौड़ते दौड़ते आएगा, उसके बाद क्या करता है? बॉलिंग फेंकता है। क्यों? जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो रैकेट को क्या करता है? पीछे ले जाएगा, उसके बाद क्या करता है? हिट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या हम लोग पीछे की ओर जाते हैं उसके बाद फेंकता है? अब लॉन्ग जंप के लिए क्या बहुत पीछे से दौड़ के 50 मीटर पीछे से आएंगे और दौड़ते दौड़ते उसके बाद क्या करते हैं? जंप लगाते हैं। तो ये सब सारा क्या कंडीशन है? कराटे जो प्लेयर होते हैं और जो टाइल्स को आप मार करके तोड़ते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन? कितना हाई स्पीड से क्यों मारते हैं? इन सबके पीछे ना उसका आंसर होगा और क्या हम लोग आगे चल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ में देखो कि हमें सीट बेल्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं तो कुशन्स क्यों, मतलब गद्दा क्यों लगाया जाता है। अगर हम टाइल्स पे कूदते हैं तो हमें चोट लगता है, लेकिन अगर हम वही गद्दा पे कूदते हैं तो हमें चोट क्यों नहीं लगता? ठीक है। अगर हमारा जो क्या कहता है शीशा का ग्लास है, अगर वो ग्लास हमारा टाइल्स पे गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वही ग्लास हमारा क्या कहता है गद्दा पे या बेड पे गिरता तो नहीं टूटता। इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है। अंडा पे हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। अंडा को लेकर के अंडा को कैच करते हैं तो कैसे? क्रिकेट बॉल को देखो कि क्रिकेट बॉल जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो पीछे की ओर हाथ को क्यों स्विम करता है? इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जवाब ना इस वीडियो में जानेंगे और सारा न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। सर व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम सबसे पहले ये समझो कि जो मोमेंटम होता है, देखो आपके पास दो बॉल दिया गया, एक मैं प्लास्टिक बॉल लिया हूं, दूसरा कौन सा लिया हूं? क्रिकेट बॉल लिया हूं। अब बताना कि दोनों को अगर मैं सेम स्पीड से बॉल आ रहा, प्लास्टिक बॉल अगर सेम स्पीड से उधर से कोई फेंक रहा तो उसे मुझे रोकने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा? ठीक है, पहला बात। दूसरा, अगर यही इसी के जगह पे प्लास्टिक बॉल के जगह मेरे पास क्या है? क्रिकेट बॉल है। अगर क्रिकेट बॉल उतना ही सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी बोलो या सेम स्पीड से बोलो, अगर आ रहा तो उसे रोकने के लिए हमें कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है? आपसे मैं पूछूं कि अगर बताओ कि दोनों में मेरे पास प्लास्टिक बॉल है और ड्यूज बॉल मतलब क्रिकेट बॉल है, इन दोनों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा किस पे फोर्स का रिक्वायरमेंट है? आप बोलोगे सर कि क्रिकेट बॉल। क्यों सर? इसके लिए इसका रीजन ये है कि इस बॉल का, क्रिकेट बॉल का मास क्या है? ज़्यादा है, यानी फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा क्या? उसके रोकने के लिए, अगर सेम वेलोसिटी से आ रहा है तो। यानी ये समझे ना कि जो फोर्स होता है ना, कहीं ना कहीं जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? मास पे डिपेंड करता है। पहले किस पे डिपेंड करता है? मास पे, वेलोसिटी कि फोर्स जो होता है ना मास पे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए अगर सेम स्पीड से आ रहा है तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। पहला। दूसरा केस क्या कि अगर मान के चलो आप बुलेट ले लो, तो गन का बुलेट, अगर बुलेट को किसी को निकाल के, हमारे पास बंदूक नहीं है, बुलेट मार के फेंक कर मारेंगे तो पता ना बुलेट जो होगा, बुलेट से कितना कुछ चोट लगेगा? हाँ नो डाउट, सर पर मार देगा तो उसका खून बहने लगेगा, यानी। लेकिन अगर वही बुलेट को मैं गन में डाल करके उसके बाद फायरिंग करता हूँ, वो जितना वेलोसिटी से आएगा उस वेलोसिटी से हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए? मौत हो सकता है, किसी का हम मौत कर सकते हैं, किसी का डेथ हो सकता है, राइट। यानी एक कहीं ना कहीं जो फोर्स होता है ना वो डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी फोर्स को देखें ना, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। अब सर हर जगह का ये बोलते जाएंगे हाँ एक ट्रक आ रहा है, समझो एक और एग्जांपल देते हैं, एक ट्रक आ रहा है और एक उधर से बाइक आ रहा है, ठीक है। अब दोनों कुछ अपना स्पीड होगा, तो बताना मोमेंटम किसका ज़्यादा है? तो मोमेंटम क्या होता है सर? अब ये हर जगह तो बोलते नहीं चलेंगे कि सर इसका मास ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इसका मास कम है तो इसका ज़्यादा फोर्स का कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, इसका सर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इसका वेलोसिटी कम है तो इसको कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं। तो इन दोनों वर्ड को मिला करके ना, कि मास और वेलोसिटी दोनों को मिला करके एक नया टर्म बनाएगा जिसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम। तो मोमेंटम है क्या? मोमेंटम ना मास और वेलोसिटी दोनों का एक रिलेशन, मतलब दोनों को मिला करके एक टर्म लाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या? मोमेंटम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो चीज मैंने लिखा था, क्या? द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ हेवियर बॉडी, फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ हेवियर बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। मतलब कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए हमें फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास क्या है? कम है, उस बॉडी का रोकने के लिए हमें फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा? कम होगा। दूसरा देखो क्वेश्चन, द फोर्स नीडेड टू स्टॉप द फास्टर मूविंग बॉडी इज मोर देन द स्लोअर मूविंग बॉडी।
मतलब कौन ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट स्पीड से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम फोर्स से आ रहा तो कम वेलोसिटी से आ रहा तो उसको कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, पहले मास पे और दूसरा किस पे, वेलोसिटी पे। तो इसी पे एक टर्म आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। पहले ये समझ लो ना कि मोमेंटम बहुत ईजी सा चीज़ होता है। ये समझो कि मोमेंटम ना मास और वेलोसिटी का मतलब, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इन मोशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मास इन मोशन, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में, तो बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंटम है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम सिंपल सा होता है मास इन मोशन। अब देखते हैं सर लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मैं बताया आपको जो मोमेंटम होता है सर, ये मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके एक टर्म दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम कुछ है नहीं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका क्या है, मास और वेलोसिटी का क्या प्रोडक्ट है। सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास m ले लेता हूं, अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड क्या, मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करता है, मोमेंटम को p से डिनोट करता है। मास को किससे डिनोट करेंगे, अब बोले मास को सर m से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। तो एक नया फॉर्मूला आता है क्या, p इज इक्वल टू mb, बोलो p इज इक्वल टू mb, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का हुआ सर। अब देखते हैं कि सर मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होगा। तो बताना मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या है सर, प्रोडक्ट है। मास कैसा क्वांटिटी है सर, मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये ओवरऑल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बोलोगे जो मोमेंटम है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप क्या बोलोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी है सर, तो एक ऐसा क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब कोई पूछे कि बताओ मोमेंटम का अपना वेलोसिटी, सॉरी, अगर आपको कोई पूछे कि मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, पहला। ओके, सेकंड आप पूछता है कि सर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा। अगर मोमेंटम का ऐसा यूनिट पूछेगा तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप देखो मोमेंटम किसका है सर, तो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम किसका है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास और वेलोसिटी का क्या प्रोडक्ट है। अब समझो मास का ऐसा यूनिट क्या पूछा जाए, मास का यूनिट बोलोगे तो आप बोलोगे सर क्या होता है, केजी होता है। वेलोसिटी का यूनिट पूछे तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या बताओगे, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज क्या होगा, इज केजी मीटर पर सेकंड। कौन सा हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो या फिर कहीं बुक में आपका ऐसे भी लिखा है मीटर सेकंड पावर में, ये भी। यानी आप बताओगे कि मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा सर, वो क्या होगा आपका, केजी मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। अब समझना पहले मोमेंटम के बारे में क्या होता है। जिसमें कराटे प्लेयर को देखो, कराटे प्लेयर क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को बीट करता है ना, तो बीट करता है तो इतना तेज, जैसे मैं समझो हाथ है, तो ये क्या बोलोगे, ये 2.5 किलो का हाथ है, कातिया पड़ता है ना तब पड़ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कराटे प्लेयर को देखो, कराटे प्लेयर क्या करता है, वो अपना हाथ, अब हाथ का मास तो चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करेगा, वो अपने हाथ का जो भी मास है, अब उसका जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। क्योंकि फोर्स होता है किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। मास और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता। मास तो सर हाथ का कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन सर वेलोसिटी को तो बढ़ा सकता है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। यानी फोर्स को अगर बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, मोमेंटम को ही करना होगा। मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। तो मोमेंटम को अगर बढ़ा देता है, वो अपने हाथ का वेलोसिटी को अगर बढ़ा देगा तो फोर्स का जब बढ़े, उतना स्पीड से मारता है ना, तो टाइल्स का जाता टूट जाता है। क्या कर जाता है, टूट जाता है। ये सारा का सारा खेल। अब देखो कि क्रिकेटर जो होता है ना, क्रिकेटर अगर
अगर बॉल को बैट से हिट करता तो हिट करने से पहले क्या करता, बैट को पीछे लेता, उसके बाद होता है, ठीक है। जितना स्पीड से अगर करता, अगर बहुत कस के पीछे खींचता तो बोलते हैं कि हाँ बहुत कस के शॉट लगा। क्यों? क्योंकि उसको बैट का जो मास होता है उस मास को मोशन मिला था, और मास इन मोशन दैट इज कॉल्ड क्या, मोमेंटम। अगर मास किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, मोमेंटम है। यानी बैट को अगर मोमेंटम से लाएगा, बहुत स्पीड पीछे की ओर खींचते उसके बाद बीट करेगा, तो बोलेंगे सर उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। और मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लेगा। और आप देखोगे नेक्स्ट में, आप देखोगे कि जो बैडमिंटन खेलता है हम लोग, तो बैडमिंटन खेलने से पहले क्या होता है, बैडमिंटन को पीछे को ले जाकर उसके बाद क्या करता है, बीट करता है, रैकेट को पीछे ले आता है, उसके बाद क्या करता है, बीट बनता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ज्यादा हो, मोमेंटम ज्यादा हो तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। दूसरा आप देखो कि बॉलर को देखो, कभी बॉलर कहां से आता है, वो चल जाएगा बाउंड्री पे जाकर एकदम, उसके बाद वहां से दौड़ते आएगा, उसके बाद बॉलिंग करता है। अरे पगला 10 मिनट पीछे से नहीं, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है ना सर कि जब पीछे से स्पीड से, क्योंकि मास तो उसका है, ठीक है, तो अगर वो मोशन को मतलब अपने स्पीड को, अपने वेलोसिटी को बढ़ा देगा, बहुत हाई वेलोसिटी से लाएगा ना, तो उसका फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा, जिससे वो फास्ट बॉलिंग कर पाएगा। इसका मतलब सर क्या होता है, पूरा बाउंड्री से बाहर निकल के चल रहा है, और दूसरे स्टेडियम में चल रहा है, घुस कर उधर से दौड़ता है, तो बहुत नहीं, एक लिमिट होता है हर चीज़ का मोमेंटम को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरा बाउंड्री दूसरे स्टेडियम से दौड़ते आएगा, नहीं ऐसा नहीं, मतलब एक लिमिट होता है कि इतना तक आप मोमेंटम बढ़ा सकते हो। और लॉन्ग जंप में आप देखोगे ना, लॉन्ग जंप में क्या करते हैं हम लोग, क्यों पीछे से एकदम स्पीड से दौड़ते हुए आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जंप करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा तो मास मतलब कि क्या कहता है, कांस्टेंट है, वो मास तो चेंज करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ जाएगा तो हम लोग जंप ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम की वजह से। किसकी वजह से? मोमेंटम की वजह से, ठीक है। अब सीट बेल्ट देखोगे, सीट बेल्ट का तो ऐसे न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग इसे